नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। अपन ने कल एक टॉपिक शुरू किया था जो था दोस्तों एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके अपन ने वन लाइन क्वेश्चन के रूप में अपन ने कुल 80 से ज़्यादा प्रश्नों के बारे में बात की थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि है जैसे जैसे आपको प्रश्न देखने को उसमें से मिल जाएंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है उसको अपन MCQs टाइप में करने वाले हैं। MCQs टाइप में भी अपन ऐसे प्रश्नों को लेने वाले हैं दोस्तों जो कि कुछ नए शब्द हैं। बिल्कुल आसान शब्दों को अपन नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप देखते ही उसको सही कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे उसको सही कर देंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अच्छे होते हैं, परीक्षा में गलत होने की संभावना होती है, उन प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आपके दोस्त PTT की तैयारी कर रहे हैं। चलिए जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। चलिए, पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका अपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्य कौन सा है। देखिए, आपको एक शब्द तो दिया हुआ है अपाद मस्तक, आपको वाक्य बताना है। ऑप्शन आपके हैं पेड़ से सिर तक, मस्तक झुकने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, या फिर आलोचना के योग्य। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जी दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि अपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश कौन सा है, तो आपको याद रखना है पैर से सिर तक। ठीक है, एक कमेंट ऐसा आ रहा था जिसमें अपन ने कल की क्लास में कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कैसे चूज करना पड़ेगा। आपका जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन आपको ओमार सीट मिलेगी। उसमें ओमार सीट में जैसे रोल नंबर, नाम वगैरह आप चूज करते हैं, उसी के अंदर एक कॉलम बना हुआ होगा जिसमें आपको वैकल्पिक जो विषय है उसको चूज करने के लिए कॉलम दिए हुए रहेंगे। एक तरफ लिखा हुआ होगा हिंदी और एक तरफ लिखा हुआ इंग्लिश, और उसके आगे ना गोले दिए हुए रहेंगे। अब आपको यदि हिंदी चूज करनी है तो वो हिंदी वाला गोला भर देना, तो आप फिर हिंदी का पेपर अटेंड कर सकते हो। इंग्लिश चूज करनी हो तो इंग्लिश के आगे जो गोला रहेगा वो भर देना, जिससे फिर आप क्या कर सकेंगे दोस्तों, इंग्लिश विषय को आप अपनी जो सब्जेक्ट वाली क्लास है उसको आप इंक्लूड कर सकेंगे। ठीक है, यदि आपने हिंदी के गोले लगा दिए, हिंदी के आगे गोला लगा दिया, तो आपको हिंदी के ही 50 प्रश्न अटेंड करने हैं। यदि आपने इंग्लिश के आगे गोला लगा दिया तो आपको इंग्लिश के 50 प्रश्न अटेंड करने हैं। हिंदी और इंग्लिश में से सिर्फ एक सब्जेक्ट ही चूज करनी है, दोनों सब्जेक्ट नहीं होगी दोस्तों। आपके 4 ही सब्जेक्ट आएंगे। पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा रीजनिंग का, जिसके 50 प्रश्न होंगे। दूसरा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके 50 प्रश्न होंगे। तीसरा होगा आपके सामान्य अध्ययन या फिर जीके, जिसमें राजस्थान जीके भी आएगा, इंडिया जीके भी आएगा, करंट के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके 50 प्रश्न होंगे। और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी का पेपर देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं। उसका चयन आप वहाँ पर ओमार सीट पे ही करोगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने फॉर्म भरते समय आपने हिंदी चूज करी या इंग्लिश चूज करी, तो उससे आप निश्चिंत रहिए। यदि आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में पेपर दीजिएगा, यदि आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में पेपर दीजिएगा। और हो सके तो एक बार इंग्लिश अच्छी है फिर भी आप एक बार पेपर को देख लेना। पेपर हार्ड आ रहा है, इंग्लिश का पेपर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप किस में दे लेना, हिंदी में। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये तो बिल्कुल सामान्य जानकारी थी, बार बार कल कमेंट आ रहे थे तो मैंने आपको बता दी। चलिए, अगला है आपका उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वो जो वन वर्ड है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, मांसल व मोटा शरीर, स्थूलकाय, प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला, दीर्घसूत्री, कम भोजन करने वाला, मिताहारी, या फिर स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा गलत है। देखिए, गलत दिया हुआ है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा प्रश्न है, ABCD बताइए, दूसरे का ABCD कौन सा सही रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो देखिए, स्वयं अपनी हत्या करने वाला। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, वाला मतलब व्यक्ति क्या कहलाता है। आत्महत्या तो क्या है, क्रिया है। आत्महत्या तो क्या है, क्रिया है। तो ये जो है ना, ये गलत है। इसमें लगता तो है अपन को ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आत्महत्या क्या है, क्रिया है। और यहाँ पर क्या पूछा है, संज्ञा शब्द पूछा है। आत्महत्या करने वाले को क्या कहते हैं, आत्महत्या करने वाले को क्या कहते हैं।
और आत्महत्या का वनवर्ड क्या, वो वाक्यांश का होगा, स्वयं अपनी हत्या करना क्या कहलाता है, आत्महत्या। और स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 3 सही है, आपको ध्यान में रखने हैं, अच्छे शब्द है इसलिए मैंने इनको ऑप्शन में डाल रखा है। चलिए अगला है आपका, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वयं सिद्ध, स्वयंभू, सहजात या फिर प्रत्युत्पन्न। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, जो स्वयं उत्पन्न होता है उसे अपन कहते हैं ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू। क्या कहते हैं, स्वयंभू। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। अत्यधिक सुंदर व प्रिय, अतिकांत, पूर्व दिशा की प्राचीनकालीन लाली को अपन कहते हैं अरुणा, अंगूठे और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं, और अनिश्चित जीविका को आकाशवृत्ति कहते हैं। जल्दी से बताना है कौन सा सार्थक शब्द नहीं है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, सभी अच्छे उदाहरण हैं इसके। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और आकाशवृत्ति भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अंगूठे व मध्यमा के बीच वाली उंगली को अनामिका नहीं कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आत्म श्रलाघी, ऑप्शन नंबर बी है आत्मराम, आत्माराम, ऑप्शन नंबर सी है आपका आत्मरथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आत्मानंद। नया शब्द है इसलिए अच्छा शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना है। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले को अपन कहते हैं आत्म श्रलाघी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आप लिख भी लीजिए क्योंकि हो सकता है कि शब्द शुद्धि में ये पूछा जा सके। चलिए, हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली हेतु उपयुक्त शब्द है। अभी अपन ने देखा था कि जो वाक्यांश में वो गलत हुआ था, मध्यमा और अंगूठे के बीच वाली उंगली या फिर अंगूठे के जस्ट बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं। तो देखिए, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा या फिर तर्जनी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, हाथ के अंगूठे के जस्ट पास वाली जो उंगली होती है उसको अपन कहते हैं तर्जनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनामिका नहीं कहते हैं, वहाँ पर अपन ने देखा था वाक्यांश में अपन ने उसको गलत किया था, है ना। चलिए, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, मुमुक्षा, मुमूर्षा, जीविषा या फिर उत्सर्गेच्छा। जल्दी से बताना है दोस्तों। देखिए, मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, अच्छे प्रश्नों को लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सभी जो टॉपिक होते हैं ना उसमें से क्या होते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न बिल्कुल सरल आते हैं जो सभी बच्चे सही कर जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो किसी को नहीं आते हैं, तभी तो बच्चों के सब पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं। 600 नंबर का पेपर होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कि किसी बच्चे के 500 के आसपास नंबर बने हैं। क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि कुछ एक आध प्रश्न ऐसे आते हैं दोस्तों सभी टॉपिक्स के जो आपको पक्का है कि वो गलत करवा के रहेंगे, लेकिन अपन को उन प्रश्नों के ऊपर भी कंसंट्रेट करके रखना है। कल की जो क्लास थी अपन ने वन लाइनर के रूप में पढ़ी थी, उसमें अपन ने बहुत ही सरल प्रश्नों को टारगेट किया था। आज की जो क्लास है इसमें अपन MCQs रूप में कर रहे हैं, तो कुछ अच्छे प्रश्नों को भी अपन टारगेट कर रहे हैं। तो याद रखना है, मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका मुमूर्षा। अगला है आपका, चलिए अगला है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। यहाँ भी आपसे पूछा गया है, नहीं का पूछा है। तो देखिए, दूत का कार्य दौत्य, हर 15 दिन होने वाला पक्षिक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुक्षुक, और दोस्तों दीक्षा देने वाला दीक्षांत। ज़्यादा प्रश्न मैंने ऐसे लिए हैं जो कि नहीं के हो, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, 3 ऑप्शन सही देखने को मिल जाते हैं अपन को कि 3 ऑप्शन सही है, बाकी एक गलत है। दोस्तों याद रखना है, इसमें जो गलत रहने वाला है, ये देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको लिख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है।
जो जानने की इच्छा रखता हो उससे जिज्ञासु कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। ये तो आपको याद भी होना चाहिए, जिसको नहीं है वो लिख भी ले। नापाक इरादे से जाने जाने वाली मंत्रणा दुर्भी संधि, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, मध्याह्न के बाद का समय अपहन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो इस लोक से भिन्न ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जबकि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, जबकि ये उल्टा हो गया, तो यही आपका गलत उत्तर मतलब सही उत्तर हो जाएगा। गलत ऑप्शन है और सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ये तीन जो है वो दिए हुए उपयुक्त सही है, तो इनको आप लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको अपन क्या कहते हैं, एक शब्द में आपको बताना है। अप्रमाणिक, अप्रमेय, प्रमेय या फिर प्रायोजनीय। बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों। प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं, आपने गणित में कई बार देखा होगा कि इसे सिद्ध कीजिए, तो उसमें अपन प्रमेय का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है तो वो सिद्ध करने के लिए ही होती है, तो प्रमेय इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यांत्रिकी, भारोपीय, निर्यात और आयात। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, या तो आयात होगा या निर्यात होगा। अब देखिए आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आयात का जो शब्द है वो कहाँ से चालू हो रहा है, आ से चालू हो रहा है ना, आयात। तो ऐसे याद रखना है, सामान आएगा दूसरे देश से, अपन जब सामान मंगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। आयात मतलब आना, सामान आएगा। और निर्यात का मतलब सामान को भेजा जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, निर्यात। आयात मतलब सामान आना, निर्यात मतलब सामान जाना, इंग्लिश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है। परवृत्त, फगुआ, निरूपण या फिर परोक्ष। हालांकि अच्छा प्रश्न है, लेकिन जो ऑप्शन है वो इसके बिल्कुल सरल दिए हुए हैं दोस्तों। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसे क्या कहते हैं, परवृत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। भरत वाक्य, मंगल वाक्य, विदूषक या फिर व्याज वाक्य। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद कौन सा होता है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। नाटक की जो शुरुआत में पूछा जाए कि मांगलिक पद कौन सा होता है तो वो मंगल वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन अंत में पूछा जाए तो वो कौन सा होता है दोस्तों, भरत वाक्य होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। मंगल, यहाँ से अपन मांगलिक पद देख के किस पर टिक करके आ जाते हैं, मंगल वाक्य पर टिक करके आ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। वाक्य नाटक की शुरुआत में मंगल वाक्य, नाटक के अंत में भरत वाक्य। अगला है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। देखिए सार्थक नहीं है मतलब तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही मिले हुए हैं, उन तीन पर आपको ध्यान रखना है। बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो परिहार्य, शक्ति का उपासक शाक्त। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, बरसात के 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी, 4 वेद को जानने वाला चतुर्वेदी, है ना। और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। ये 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वाक्यांश के लिए शब्द में के संबंध में असंगत विकल्प को चुनना है आपको। असंगत कौन सा है, बाकी 3 जो है वो एकदम सही है, तो आपको याद रखना है। रात का मध्य भाग, रात्रि का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं, निशित कहते हैं। आप जानते हैं रात को अपन पर्यायवाची में निशा बोलते हैं, रात में घूमने वाले को निशाचर बोलते हैं। राक्षस का पर्यायवाची निशाचर होता है, और रात का जो मध्य भाग होता है उसे निशित कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला है, दावे को पूरा करने वाला, दावानल, भली प्रकार से सीखा हुआ, अभ्यस्त, देखने की इच्छा, दृढ़ रक्षा।
तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है। लेकिन आपको जो इसका गलत उत्तर चुनना है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है दोस्तों? दावा पूरा करने वाला दावानल नहीं कहलाता है, ये आपको लिख लेना है, मतलब ये 3 लिख लेने हैं आपको। चलिए अगली है आपके सामने एक सूची दी हुई है, आपको मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। नीचे की ओर लाना या खींचना, जो बिना बुलाए आया हो। ऑप्शन तीसरा, मतलब ये 3 आपको 4 इस तरफ दिए हुए हैं, 4 इस तरफ दिए हुए हैं। चलिए तो मिलाते हैं दोस्तों। नीचे की ओर लाना या फिर खींचना क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए ऊपर की ओर लाना या खींचना कहलाता है उत्कर्ष, क्या कहलाता है? उपकर्ष, ठीक है। और नीचे की तरफ खींचना और लाना क्या कहलाता है? अपकर्ष, क्या कहलाता है? अपकर्ष। पहले को किससे मिलाएंगे? तीसरे से मिलाएंगे। जो बिना बुलाया आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनादूत। क्या कहते हैं? अनादूत। दूत जो होते हैं दोस्तों वो बुला के आते हैं, अनादूत जो होते हैं वो बिना बुलाए आते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखना है उसे कहते हैं अपन अभिप्सा। क्या कहते हैं? अभिप्सा। और लास्ट बचा है आपके गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपन ने इनको सही मिला दिए हैं। ये 4 आपको वन वर्ड यहाँ से सीखने को मिल गए होंगे। चलिए अगला है आपका सार्थक शब्द नहीं है वो आपको बताना है, मतलब 3 इसमें से बिल्कुल सही दिए हुए हैं। पढ़िए। जो रोका हुआ ना हो, अनिरुद्ध, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है पहला। ऑप्शन नंबर बी है समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे कहते हैं प्रत्युन्मति, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे सहजात नहीं कहते हैं, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। अभी अपन ने पिछले कुछ प्रश्न में बात की थी, जो अपने आप पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके आपको इसका उत्तर देना है, तो ये आपका जो है वो गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो 3 है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला देखिए, जिसको वश में करना कठिन हो, इसको अपन एक शब्द में क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्शन है आपके दुरूह, दुर्तांत, दुर्वह और ये दुस्तर। देखिए इस तरीके के ऑप्शन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चारों ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं, और कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जो कभी सुने हुए ही नहीं है ना। तो याद रखना है जिसको वश में करना कठिन हो, तो ये आपको लिखना भी है दोस्तों, दुर्तांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी दोस्तों, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइव क्लास में नहीं। जो आप इस लाइव क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स भी आता है वहाँ पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में जो भी आपके कमेंट है वो हम देखेंगे और आपको कल की क्लास में हम आपको उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। मुक्ति पाने का इच्छुक, मुक्ति पाने का इच्छुक क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से पढ़ना है और उत्तर देना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्षुक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? दीर्घ सूत्री जो शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए सार्थक है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको उत्तर देना है। जल्दी निर्णय लेने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, या फिर बहुत परिश्रम करने वाला। जी दोस्तों, अभी अपन इसके ऊपर बात कर चुके हैं। एक प्रश्न के ऑप्शन में ये आया था कि दीर्घ सूत्री अपन किसे कहते हैं, तो हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाले को अपन कहते हैं दीर्घ सूत्री। अगला प्रश्न है आपका, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब कौन सा गलत है वो आपको बताना है। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लेना है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी आपको लिखना है। जो इस लोक में अलग हो अलौकिक कहलाता है, ये अपन अभी एक प्रश्न में बात कर चुके हैं, उसमें न लिखा हुआ था जो इस लोक में अलौकिक मतलब अलग नहीं हो, तो अपन ने उसको गलत माना था। देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
जो कम बोलता है उसे मिष्टभाषी नहीं कहते दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। आपके सामने कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं और शब्द दिए हुए हैं, उसके आगे आपको बताना है कौन सा सार्थक नहीं है। देखिए पढ़िए इनको आराम से। पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, यही बिल्कुल गलत है। मतलब यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, ये गलत दिया हुआ है। अब बात करें बाकी के ऑप्शन की तो बिल्कुल सही है। जो अधर्म करने से डरे, धर्मभीरु। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बातें को अपन क्या कहते हैं, ठोकुर सुहाती, ये भी आपको याद रखना है। जिसके अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों को प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला है आपका, अपने कुल का श्रेष्ठ या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या कहते हैं अपन, कुलांकार, कुल कंटक, कुल केतु या फिर कुलीन। जी दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर आपका रहने वाला है वो है आपका कुल केतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, आपको बताना है। जिज्ञासु, जिज्ञासु, सन्यासी या फिर तपस्वी। बिल्कुल सरल है ये, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को अपन क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। अगला है दोस्तों, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे क्या कहते हैं, घातक रोग, असाध्य रोग, चर्म रोग या फिर संक्रामक रोग। ये प्रश्न आज से 2 साल पहले जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, ऐसा रोग जो कि छूने मात्र से फैलता है उसे अपन कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, सदाचारी, साधु, सज्जन या फिर सद्भावी। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आचरण अच्छा है तो उसे अपन कहते हैं सद आचरण या फिर सदाचारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, कही हुई बातों को फिर कहना। ठीक है, फिर कर कहना, उसके लिए अपन एक शब्द क्या यूज करेंगे, वाचाल, तार्किक, पिष्ट पेषण या फिर पूर्वग्रह। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, कही हुई बात को फिर कहना क्या वो कहलाता है दोस्तों, पिष्ट पेषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे शब्द है दोस्तों, ठीक है, तो इनको आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं। क्या पता आपको इनमें से ही है जैसा जैसा एक प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। ठीक है, बाकी 3 बिल्कुल सही है, आपको बताना है। कोई काम करने की इच्छा, चिरुष्णु, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कोई काम करने की इच्छा को चिरुष्णु नहीं कहते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो 3 है ना वो बिल्कुल सही है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आकाश में असंख्य तारों का जो पुंज होता है उसे अपन निहारिका कहते हैं। देखिए अब ये प्रश्न आता है ना कई बार कि आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज, ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं आकाश गंगा, तारामंडल या ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है, ऑप्शन में देते हैं निहारिका। तो अपन निहारिका को तो टिक करके ही नहीं आएंगे, जबकि आपको याद रखना है इसका सही उत्तर निहारिका होगा। और इसको नोट डाउन करना है दोस्तों, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जो हृदय को पिघला दे हृदय द्रावक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनना है। जो किसी अन्य में मिल गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्मुक्त कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, नहीं दूरदर्शी थोड़ी कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जो आप आर पार देख पाते हैं। दूरदर्शी मतलब दूर का देखने वाला, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों आपको नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि ये संगत है, बाकी ये जो था ये असंगत था। ठीक है, चलिए अगला है आपका, असंगत विकल्प का चयन करना है।
देखिए कई प्रश्न अपन असंगत के कर रहे हैं, जिससे एक प्रश्न से आपको तीन तीन ऑप्शन सीखने को मिल जाए। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये गलत नहीं है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उत्मन। अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं कल की क्लास में। उऋण कहते हैं, क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। जी दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये असंगत है। ठीक है, अपन ने कल की क्लास में इसको देखा था। जो ऋण चुका है, जो ऋण से मुक्त हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? बाकी जो तीन है वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, बिल्कुल सही है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो है वो बिल्कुल आपके संगत है। आपको ये तीनों ही लिख लेने हैं। चलिए, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं आपको बताना है। मक्खी चूस, मिताई, मितबोजी या फिर मित व्ययी। पहला ही ऑप्शन देख के अपन ये सोचेंगे यार कम खर्च करने वाला, बचपन से सुनने आ रहे हैं मक्खी चूस, कंजूस, कम खर्च करने वाला होता होगा। लेकिन आपको याद रखना है जो सही शब्द है वो है मित व्ययी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाग करने का सार्थक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, घृणा, व्रीडा, ग्लानि या फिर जुगुप्सा। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर लिखते हुए भी जाना है अगर कुछ नया शब्द आपको सीखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना है कि अब अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा लिया जाए। सिलेबस का वीडियो आपके इस चैनल पर पहले से डला हुआ है। ठीक है, उस सिलेबस के आधार पर ही आपको टॉपिक चूज करना है। ठीक है, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो दोस्तों याद करें, ये बात करें इसका सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किए हुए उपकार को न मानने वाले के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? अभी अपन बात कर चुके हैं, एक ऑप्शन में ये आया भी था दोस्तों। यदि आप अच्छी तरीके से सभी ऑप्शन को देख रहे हैं तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतार्थ या फिर कुलांगार। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अनुभव, योग्य, अनुभवी, अनुभूत या फिर अनुभव्य। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। अनुभवी तो व्यक्ति को कहते हैं जिसको अनुभव होता है, उसे अनुभवी कहते हैं। उसे जिसका अनुभव हो गया है उसे क्या कहते हैं? अनुभूत। और जिसको अनुभव हो गया है उसे कहते हैं अनुभवी। मितभाषी शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश कौन सा है आपको बताना है। जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो धीरे धीरे बोलता हो। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है मितभाषी उससे बोलते हैं जो कि कम बोलता हो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जिसकी आशा नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं? अआशित, अप्रत्याशित, असंभव या फिर आशेतर। जी दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव या फिर आशेतर। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन भी इसके लगभग ऐसे ही आते हैं। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, असंभव नहीं होगा। जो संभव नहीं होता वो होता है असंभव। ठीक है, अप्रत्याशित इसका सही उत्तर होने वाला है। अप्रत्याशित क्या होता है दोस्तों? जिसकी आशा नहीं की गई हो। अगला प्रश्न है, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। तीन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, एक गलत दिया हुआ है। पहला है, साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी। सहाध्यायी बिल्कुल सही है। सहाध्यायी, सहपाठी,
ये बिल्कुल सही बनेंगे। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, आत्मकथा, ये बिल्कुल गलत है। आत्मकथा किसे कहते हैं? एक लेखक द्वारा स्वयं की जीवनी किसी किताब में लिखना, ग्रंथ लिखना, स्वयं की जीवनी के ऊपर किताब लिखना, ग्रंथ लिखना क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। सभी ग्रंथों का प्रकाशन नहीं कहलाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। जो मापा ना गया हो अमित कहलाता है। देखिए अमित शब्द अच्छा है, अमित शब्द का जो वाक्यांश होता है वो क्या होता है? जो मापा ना गया हो। एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पंचाशिका कहते हैं। अगला देखिए, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त है ना। आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं और उसमें हंसी आ रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? हास, विनोद, व्यंग्य या फिर उपहास। अच्छा प्रश्न है ये भी, अभी आपको याद रखना है। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो दोस्तों ऐसी हंसी को अपन कहते हैं उपहास, ठीक है, जिसको अपन सामान्य भाषा में मजाक वगैरह भी बोल देते हैं। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, जल्दी से आपको पढ़ना है, उत्तर देना है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, बिल्कुल सही बात है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और जो अनेक भाषाओं जानते हैं उसे दुभाषीय नहीं कहते हैं दोस्तों, उसे बहुभाषीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए और आपको कितना कुछ सीखने को मिला है। अभी आपको ये एक काम ज़रूर करना है कि सभी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, जो भी आपके दोस्त पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।